Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to discuss one of the important topic of economics, that is Economics Survey 2025. So in this video I will be highlighting all the important aspect of Economics Survey 2025. So be there with me till the end of the video, and also don't forget to subscribe the channel for upcoming latest update. सबसे पहले हम जानते हैं कि वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हर एग्जाम, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और एनी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टॉपिक बहुत बार रिपीटेडली आस्क किया जाता है एग्जाम्स में. फैक्चुअल रिलेटेड, कंसेप्चुअल रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्विस से जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम इसी बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये है क्या और क्या क्या की हाईलाइट है इकोनॉमिक सर्वे 2025 का. सबसे पहले देखते हैं वाई इट इज़ इन द न्यूज़. एज यू ऑल नो कि बेसिकली हुआ क्या है कि जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने इसको प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में 31 जनवरी 2025 को. और आपको ये समझना होगा कि ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एनी पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स और दोज हु आर बेसिकली पार्ट ऑफ मेकिंग एनी पॉलिसी, क्योंकि इससे हमें कंट्री की जो करंट सिचुएशन है, कंट्री में करंट इकोनॉमिक ग्रोथ और क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पे बैरियर्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इकोनॉमिक सर्वे की हेल्प से पता चलता है. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बेसिकली निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया और इसको ऑथर किसने किया? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत था. अब इसके बाद से सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ये बेसिकली इसका की हाईलाइट क्या रहा है. की हाईलाइट जो रहा है आपका वो रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे ने क्लियरली बोला है कि विल फोकस ऑन डी रेगुलेशन. ना व्हाट इज़ डी रेगुलेशन? मतलब कि यहाँ पे मार्केट का जो इंटरवेंशन, इस मार्केट में जो स्टेट का इंटरवेंशन है वो बहुत ही कम रहेगा. यहाँ पे डी रेगुलेशन का फ़ायदा क्या होगा कि जो बिज़नेस कॉस्ट है या इनोवेशंस हैं, इन सब में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा. जैसे कि बिजनेस कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा, अलॉन्ग विद दैट आपका इनोवेशन बूस्ट होगा हमारे कंट्री में, एंड जो आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है इट विल बी क्रिएटेड. एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब ये सारी चीज़ें होगी तो कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ, ये कहीं ना कहीं हमारा देखने को मिलेगा, एज वेल एज इकोनॉमिक रेजिलियंस. नाउ अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक सर्वे. एज आई टोल्ड यू कि इकोनॉमिक सर्वे जो बेसिकली आपका क्या है, एक कंप्रीहेंसिव रिव्यू होता है गवर्नमेंट की और कंट्री की करंट इकोनॉमिक स्टेट और फ्यूचर आउटलुक का. इट मीन्स इसमें कब पूरे कंट्री में आपके हर एक सेक्टर्स, इवन जितनी इकोनॉमी के की एस्पेक्ट्स है, सबके बारे में डाटा रहता है अवेलेबल कि कहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है. एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस सर्वे. और ये सर्वे हर बार बेसिकली यूनियन बजट जिस दिन प्रेजेंट होता है उसके एक दिन पहले प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ये कौन प्रिपेयर करता है. ये प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और आपने देखा भी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अपना बजट, ये बेसिकली हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे था वो प्रेजेंट किया. और आपको मैंने बताया कि ये कैसे बाकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर्स हैं, उन सबके लिए एक सोर्स होता है ताकि वो अपना क्रिटिकल व्यू और जो भी उसमें पॉजिटिव और फीडबैक देना वो दे सके. अब आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि सबसे पहली बार इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया गया था. तो इट वाज प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1950 एंड 51 एज ए पार्ट ऑफ यूनियन बजट. बट 1964 से उसको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट की तरह प्रेजेंट किया जाने लगा. और बीच में तो ऐसा था कि इसको 2 वॉल्यूम में प्रेजेंट किया जाता था, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. बट रिसेंटली 2022 एंड 2023 से इसको हम एक वॉल्यूम में प्रेजेंट करें. तो रिसेंटली जो हमारा बजट इस बार का आया 2025 वाला, 2024-2025 का, ये एक वॉल्यूम में ही है. तो अब हम इसके की हाईलाइट जानते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले जो आपका चैप्टर है, इट इज़ अबाउट स्टेट ऑफ इकोनॉमी. इट मीन्स हमारा जो कंट्री है उसकी पूरी सेक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट सेक्टरल ग्रोथ है या जो की हाईलाइट है उसके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट मेंशन हुआ है वो है इंडियाज़ रियल जीडीपी ग्रोथ. एज आपको पता है कि रियल जीडीपी जो होता है हम इसको किस चीज़ पे कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे, राइट. इसका ग्रोथ एस्टिमेट कितना क्या है 6.4%, जो कि बेसिकली ऑन एन एवरेज पहले भी ऐसे रहा है. लेकिन वहीं अगर आप ग्लोबल की जीडीपी की बात करें तो पहले तो आईएमएफ ने क्या प्रोजेक्ट किया था कि जीडीपी का जो ग्रोथ होगा वो 3.2% होगा. बट व्हाट वी हैव सीन कि जीडीपी का ग्रोथ जो है बेसिकली 2023 में 3.3% है. तो कहीं ना कहीं ये हायर है एज़ कम्पेयर टू आईएमएफ प्रोजेक्शन. इट मीन्स हमारा ग्रोथ जो है, पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ अच्छे रेट पे जा रही है ऑन एन एवरेज.
क्योंकि बीच में कोविड का टाइम से एटसेट्रा, तो वी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट वी हैव सीन कि जैसे इकोनॉमी बात करते हैं तो देर आर 3 सेक्टर्स, वी ऑल नो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। स्पेशली जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक सर्वे क्लियरली मेंशन कर रहा है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन देखने को मिला है। इट मीन्स उसका जो ग्रोथ रेट रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पूरा ग्लोबली वो बहुत ही कम रहा है, स्पेशली जो यूरोप और एशिया के पास से। वाई? बिकॉज कि आपको पता है कि देर इज ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन रशिया एंड यूक्रेन एज वेल एज इन द मिडिल ईस्टर्न रीजन। इसकी वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई चेंज है वो डिस्टर्ब हुए हैं, और जो डिमांड है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस, डिमांड सप्लाई के उससे कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिला है। इसके वजह से जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन वहीं आप सर्विस सेक्टर्स की बात करें तो आप देखेंगे सर्विस सेक्टर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इवन इंडिया के भी सर्विस सेक्टर की जब हम बात करेंगे तो यू विल सी कि इसमें मोर देन 10% ग्रोथ हुआ है, तो दैट इज़ गुड फॉर इंडिया एंड इवन फॉर द होल वर्ल्ड। इंडिया में क्यों सर्विस सेक्टर ग्रो करता है, एज यू ऑल आर अवेयर कि आईटी सेक्टर्स वगैरह जो है सर्विस सेक्टर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसकी वजह से हमारा ग्रोथ जो है सर्विस सेक्टर में काफ़ी अच्छा हो रहा है। वही हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 की, तो ये बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे 2026 में कि जीडीपी ग्रोथ जो होगा वो 6.3 से 6.8% के बीच में होगा। एंड जब हम रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जिसको हम बेसिकली मेजर किस में करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, कंज्यूमर के हिसाब से मतलब कितना इन्फ्लेशन हुआ कितना नहीं, तो इस बेसिस पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व हुआ है कि रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है, कितना 4.9%। सो इट इज़ गुड फॉर अस कि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में है, कंज्यूमर्स को उसे कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका बेसिकली बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। नाउ यू विल बी आस्किंग कि ऐसा क्यों हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि गवर्नमेंट वैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है, वैसे चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही है जिसको बाद में उससे एसेट जनरेट होगा। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो ये ग्रो कितने से हुआ है, 8.2% से। और इसका मेन रीज़न क्या है, इलेक्शन खत्म हुआ आपको पता है 2024 में, तो नाउ गवर्नमेंट विल वर्क कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे कि हमारे पास एसेट आएगा इन अपकमिंग टाइम। वही हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल सर्विस में वो काफ़ी अच्छा रहा है, 7th लार्जेस्ट रहा है। और आप अगर पूरे बात करें अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच में, जो नॉन पेट्रोलियम या नॉन जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है 9.1% से। सो ये भी आपको चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है। अब हम दूसरा जो चीज़ें देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो रहे हैं, जो बैंक के पास बैड लोन्स रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुए हैं। सो इसका मेन रीज़न क्या है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात होगा कि बैंक क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली ग्रो हुआ है। इसकी वजह से हमें एक चीज़ पता चलता है कि यहाँ पे क्वालिटी एंड प्रॉफिट जो है दोनों ही इम्प्रूव हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, या फिर मॉनेटरी टर्म में हम बात करें तो। और स्पेशली आप देखें तो जो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है, जस्ट बिकॉज देर हैज़ बीन फॉल इन ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एंड इसके वजह से हुआ क्या है, बेसिकली ये जो हुआ है आपका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कम हुआ है, सबसे बड़ा इसका रीज़न क्या है कि हमने देखा है कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है। तो आपको पता है कैपिटल टू वेटेड रेशियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मॉनेटरी पॉलिसी का, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बता देती हूँ कि आपको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो क्या है। आपको एक सब में बताऊँ, बेसिकली आपका CAR या फिर इसको आप बोले कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है ये क्या है, रेशियो जो है बैंक का कैपिटल और इसके रिस्क का। इट इज़ द रेशियो बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क। सो ये जो है ये भी कहीं ना कहीं हमें राइज देखने को मिला है, जिसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उसमें भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सो आपका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है बैंक के वो सिर्फ और सिर्फ 2% ऑफ ग्रॉस लोन्स के रहे हैं। इट मीन्स की रिडक्शन हुआ है। सो ये हमारे बैंक के लिए अच्छा है कि नाउ बैंक के पास जो है ये जो आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है ये इम्प्रूव हुआ है। एंड अगर आप ग्लोबली कंपैरिजन करें जब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में या फिर मॉनेटरी डेवलपमेंट के बारे में, तो आप देखेंगे कि इंडिया जो है बहुत से नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स जो हैं और इसका जीडीपी रेशियो जो है इंडिया का बेसिकली नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स से इसका जीडीपी का रेशियो अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं लोअर रहा है एज़ कम्पेयर टू एडवांस इकोनॉमीज़। एंड इवन ये बेसिकली अगर हम मार्जिन जो हमारी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ है उसमें भी ये लोअर रहा है एज़ कम्पेयर टू देम, but still it is higher as compared to Indonesia and well as Mexico. And at the same time
वी आर फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। इवन आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया। हमारा इंडिया स्टॉक मार्केट जो है उसमें भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुआ है इस साल। सो ये भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं याद रखना है। गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत से स्कीम्स लेके आती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें कि जो आपका रीजनल रूरल बैंक है वो भी एक आप तरह से एग्जाम्पल हो जाता है कि एक वे है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट कैसे हुआ है कैपिटल मार्केट में, तो वो भी आपको चीज़ें याद रखना है कि मार्केट में जो डेवलपमेंट हुआ है कैपिटल मार्केट में वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। अब कैपिटल मार्केट क्या होता है, जहाँ पे बेसिकली लॉन्ग टर्म के लोन ऐसे दे रहे हैं। तो जो अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करें प्राइमरी मार्केट की, तो वो प्राइमरी मार्केट मतलब क्या है, जहाँ पे इक्विटी और डेब्ट की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखना होगा कि वो 11.1 लाख करोड़ हो गया फाइनेंशियल 2025 में। इवन डेमेट अकाउंट जो है या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है ये भी कहीं ना कहीं बढ़े हुए दिखे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो है ये भी ग्रो हुआ है। पेंशन सेक्टर सब्सक्राइबर जो है वो भी तेज़ी से इम्प्रूव किए हैं। But at the same time we have seen that there are certain challenges that our financial sectors are facing. बैंक जो फर्स्ट चैलेंज क्या है, साइबर सिक्योरिटी का। क्योंकि आप अगर आप बात करें साइबर सिक्योरिटी तो अभी के टाइम में इट इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज एंड इंडिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सफ़र कर रहा है। इवन IMF का जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रहा है उसमें से क्लियरली बताया गया कि इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुए हैं। स्पेशली जो आप बात करते हैं बैंक की, बैंक सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुआ है बिकॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन इम्पैक्ट होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जिनको बेसिकल डिजिटल वो दे आर नॉट डिजिटली लिटरेट, सो दे सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ साइबर थ्रेट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस पर फोकस करने की भी ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। तो एज आई मैंशन कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है। स्पेशली सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में 11.6% ग्रोथ हुआ है। इंडिया का अगर आप बात करें ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्सपोर्ट में, सो सेकंड रहा है। एंड इंडिया का इनफ्लो जो है FDI इनफ्लो वो भी इंक्रीज़ हुआ है। यू कैन सी कि 75.9% इंप्रूवमेंट हुआ है फाइनेंशियल 2024-2025 में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, जिसमें कि लाइक आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड आते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आते हैं, रिजर्व ट्रांस पोजिशंस आते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। और पूरा इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कितना है, $640.3 बिलियन। सो बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है एंड इट इज़ गुड फॉर अस कि वी आर एट द 7th पोजीशन। नाउ क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं टू इन्हांस एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट ने, आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक हब्स इस्टेब्लिश किए हैं एंड एट द सेम टाइम इन्हांसमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ EBRC, लॉन्च ऑफ ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम लॉन्च ऑफ DGFT मोबाइल ऐप, जहाँ पे बेसिकली इस ऐप की हेल्प से आप ट्रेड को अच्छे से फैसिलिटेट करते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं प्राइस एंड इन्फ्लेशन की, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहा है। जो ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो 5.7% अप्रॉक्सीमेटली रहा है। वहीं आप इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो आपको मैंने बताया कि 4.9% रहा है। इवन RBI और IMF ने प्रोजेक्ट किया है कि हमारा जो ये प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितना होगा, 4% के आसपास में हमारा इन्फ्लेशन रहेगा। अगर हम मीडियम टर्म आउटलुक की बात करते हैं तो इंडिया का एम क्या है कि हमें किसी भी हाल में 2047 तक विकसित भारत बनना है और इसके लिए हमें 8% ग्रोथ का टारगेट है। और वहीं आप वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो उसने क्या बोला है कि IMF ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बस फाइनेंशियल ईयर 2028 तक ही बन जाएगा और ये बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 30 तक 6.3 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली इसकी इकोनॉमी होगी। सो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, जो मिडिल टर्म ग्रोथ आउटलुक है इंडिया को बेसिकली इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि इंडिया की ग्लोबल रियलिटी अभी क्या है, क्या जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन चल रहा है, कैसे चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग पावर्स है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या क्या चाइना की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने टर्म यूज़ किया जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का सिंपली मतलब होता है कि ये जो है बेसिकली इट्स टोटली अपोजिट टू ग्लोबलाइजेशन। ये क्या कर रहा है, ये आपके ग्लोबलाइजेशन को रिप्लेस कर रहा है एंड इट इज़ ए पॉलिसी ड्रिवन रिवर्सल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और इसका बेसिकली स्ट्रेटेजिक पर्पस होता है, इसमें बेसिकली
ट्रेड कैपिटल माइग्रेशन फ्लो जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल इकोनॉमी को सेव कर रहा है। नाउ आपके पास क्वेश्चन आता होगा कि गवर्नमेंट जो है बेसिकली क्या फोकस कर रही है। गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है इकोनॉमिक सर्वे 2025 का वो है कि डीरेगुलेशन पे, क्योंकि डीरेगुलेशन जो है एन इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ ए मार्केट इज कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ। ये ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छे से करेगा। एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने थ्री स्टेप बताया है। सबसे पहला कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एरिया है जहाँ पे हमें डीरेगुलेशन करना होगा। वी नीड टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर डीरेगुलेशन अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 एंड एट द सेम टाइम व्हाट वी नीड टू डू, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा अदर स्टेट्स से हमारे डीरेगुलेशन और रेगुलेटरी पॉलिसी जो है। And we also need to basically estimate cost of each these deregulations on individual enterprise so that we can basically work on deregulation. Now when we talk about investment in infrastructure, तो गवर्नमेंट जो है एज आई टोल्ड यू कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तो ये 38% अप्रॉक्सीमेटली इसमें ग्रोथ देखने को मिले हैं। गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे इस्टेब्लिश किया है 5853 किलोमीटर्स एंड एट द सेम टाइम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 15.8% ग्रो हुआ है। एंड वी आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक मेट्रो एक्सपांसन, जो मुंबई अहमदाबाद मेट्रो एक्सपांसन है, इलेक्ट्रिक एक्सेस फॉर रूरल एरियाज। हम अलग अलग स्कीम्स की वजह से इन सब चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था अप्रॉक्सीमेटली प्रोजेक्टेड कितना किया था 6.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2025, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ऑटोमोबाइल सेल्स जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है, ग्रोथ हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 12.5%। और इंडिया का टोटल मैन्युफैक्चरिंग शेयर बात करें पूरे ग्लोबल में तो पूरे वर्ल्ड में तो 2.8% रहा है। बट जब हम कोर इनपुट इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिया इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो सीमेंट हो गया या फिर स्टील केमिकल यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गए। इवन आप देख सकते हैं हर एक चीज़ का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में जो दिया गया मैंने हाईलाइट कर दिया कि सीमेंट में जैसे क्या इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट, यू कैन करेक्ट द स्पेलिंग हियर, कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है। अलॉन्ग विद दैट हमने स्टील केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो है इसमें भी हम काफ़ी अच्छे नेट एक्सपोर्टर हैं। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इस पर बेसिकली बहुत ज़्यादा पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स जो होते हैं इस पर हम इम्पोर्ट के लिए डिपेंडेंट होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 45% जो इम्पोर्ट है हम इस पे करते हैं। अलॉन्ग विद दैट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, तो डोमेस्टिक सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हुए हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, वी आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ ह्यूज। एंड टेक्सटाइल की तो बात करें तो इंडिया का रैंक तो काफ़ी अच्छा रहा है पूरे ग्लोब में। एंड इंडिया इज 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल। ये चीज़ आपको कहना कि फैक्चुअल है, जो आपको याद रखना होगा कि क्या क्या चीज़ है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री में कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि कहीं ना कहीं एमएसएमई जो है जो आपका वो उसका डोमिनेंस जो है ये हमारे इसकी वजह से कहीं ना स्केल और इफ़िशिएंसी पे इम्पैक्ट हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा कॉटन पे जो डिपेंडेंट रह रहा है, तो ये कॉम्पिटिटिवनेस जो है वर्ल्ड मार्केट में इसके वजह से हैम्पर हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लिमिटेड है। देयर इज़ अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ अ डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेंट मशीनरी। सो इम्पोर्टेंट मशीनरी पे हम डिपेंडेंट रह रहे हैं। एंड देयर इज एट द सेम टाइम वी कैन सी दैट देयर इज़ ए स्किल गैप। और स्किल गैप जब रहेगा तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। नाउ विल मूव टूवर्ड्स फार्मास्यूटिकल्स। तो आपको समझना होगा कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फार्मास्यूटिकल्स में। इंडिया जो है ग्लोबली 6 रैंक करता है पेटेंट फिलिंग में। एमएसएमई सेक्टर्स जो है उस पर गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली फोकस कर रही है एंड ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर रहा है। इसमें बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं लाइक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट। एमएसएमई ग्रोथ के लिए हर एक स्टेप लिया गया जिसमें सबको फ़ायदा हो जो उसमें इन्वॉल्व हैं। एंड इसमें इतने चैलेंजेस होने के बाद भी गवर्नमेंट जो है ये ऑब्जर्व कर रही है कि बहुत ज़्यादा इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें लोग रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। इससे पता चल रहा है कि लोग मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज़ में, बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विसेज, तो सर्विसेज का मैंने आपको बताया कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो बेसिकली 55.3% इंक्रीज़ हुआ है। एंड सर्विस एक्सपोर्ट कितना ग्रो किया है 12.8%।
वहीं इंडिया में सर्विस सेक्टर की बात करें तो रेलवे और टूरिज्म सेक्टर जो है उसमें कॉन्स्टेंटली ग्रोथ देखने को मिले हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, सो एग्रीकल्चर जो है यू ऑल आर अवेयर कि इट कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 16% टू जीडीपी. और जैसे ही हम बात करते हैं तो इसमें हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड फिशरी जो है वो की ड्राइवर्स हैं आपके एग्रीकल्चर्स के, जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. खरीफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन जो है काफ़ी राइज होने देखने को मिला है. एंड एट द सेम टाइम एमएसपी प्राइस जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये भी इंक्रीज देखने को मिला अरहर एंड बाजरा में. एंड गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, लाइक यूरिया बैंक यूरिया गोल्ड एंड पीएम प्रणाम इनिशिएटिव. एंड अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में कहीं ना कहीं अभी भी 2/3 जो लैंड है वो कहीं ना कहीं ड्रॉट की वजह से सफ़र करते हैं. इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ की इंटरवेंशन लिए हैं, लाइक ड्रॉप पर मोर एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इवन MIF एंड रेड फेड एरिया डेवलपमेंट, जिसकी वजह से हम ड्रॉट की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सकें. वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने क्रेडिट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, लाइक आपका PRI या फिर PMFBY या PM किसान, MISS. तो ये सारे बेसिकली आपके एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम के लिए वर्क किया गया है. व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो बहुत से फैसिलिटेटिंग एक्सेस हैं. वी आर फोकसिंग ऑन हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ये कहीं ना कहीं हाई कॉस्ट मशीनरी कॉस्ट इट्स बिकम बैरियर. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट इज वर्किंग एंड गवर्नमेंट इज बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग सो मैनी इनिशिएटिव लाइक सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशंस दैट विल हेल्प. कि किस चीज़ में हेल्प करेगा, इस्टेब्लिशिंग कस्टम हायरिंग सेंटर्स, फार्म मशीनरी बैंक्स, जो कि कहीं ना कहीं बैंक को रेंट, जो इट विल हेल्प एंड इनेबलिंग द रेंटिंग ऑफ मशीनरी एट अफोर्डेबल प्राइस एंड ड्रॉन टू वुमेन एसेसेस. तो इसके वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट, सो इंडिया का जो नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो कितना रिच हुआ है, 46.8%. एंड वही हम बात करते हैं तो लाइफ इनिशिएटिव जो है ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल लिविंग को की तरफ फोकस कर रहा है. इसकी वजह से हमारा पोटेंशियल ग्लोबल सेविंग जो होगा $440 बिलियंस हो जाएगा 2030 तक. इंडिया का जो कार्बन सिंक है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है 2.29 बिलियन टन्स. एंड एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल सेक्टर्स, तो सोशल सेक्टर्स की जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है 15% CAGR. And there has been significant decline in income inequality, which is good for us. And at the same time we have seen that there is an improvement in rural and urban coefficient. वहीं गवर्नमेंट का जो जब हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, 29% to 48% गवर्नमेंट का जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है. एंड गवर्नमेंट जो है आयुष्मान भारत की बात करें तो इसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख करोड़ सेव्ड हुए हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है बाय 3.2%. गवर्नमेंट ने कॉन्स्टेंटली इनिशिएटिव लिए हैं फॉर रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट. गवर्नमेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्क कर रही है, उनको क्रेडिट दे रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रही है. और वन ऑफ द इमर्जिंग सेक्टर्स जो है एम्प्लॉयमेंट में वो क्या है, डिजिटल इकोनॉमी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को जॉब मिल रही है. व्हेन वी टॉक अबाउट EPF और पेरोल एडिशंस, तो ये कहीं ना कहीं डबल हो गए हैं लास्ट 6 ईयर में. वहीं आप लेबर इन AI एरा की बात करें, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आपने देखा होगा कि AI जो है, आपको पता है कि AI की वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज चैलेंजेस हैं. सो ये कहीं ना कहीं AI जो है ये सरपास करेगा ह्यूमन परफॉर्मेंस को, और ये कहीं ना कहीं एक बैरियर हो जाता है हमारे बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से. तो इंडिया बेसिकली इसकी जो यंग पॉपुलेशन है उनको एज ए यूज़ कर सकता है AI में टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू इन्हांस द प्रोडक्टिविटी. एंड गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर्स से और एकेडमिया जो है ये सारे मिलके जो AI के अपॉर्चुनिटी जो एरियाज़ हैं और जिससे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पर काम कर सकते हैं. तो वी आर फोकसिंग ऑन दोज एरियाज़. नाउ यू कैन सी द डाटा कि बेसिकली हमारे यहाँ GDP ग्रोथ कितना रहा है, फिजिकल डेफिसिट क्या रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन. सो अगर आपको मैंने बताया वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो 5.6% ऑफ GDP रहा है 2023 एंड 2024 में. इट मीन्स हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है हमारे रेवेन्यू से. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल. Now we'll discuss about what are the issues and concern that is being highlighted by Economic Survey 2024-2025. तो सबसे पहले आपको पता है कि there is ongoing global challenge that is basically reason for disruption in trade as well as it is rising
कमोडिटी प्राइस, सो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट आवर ग्रोथ। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों पे फोकस करे कि हम आत्मनिर्भर भारत जो है उसको कैसे एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है, स्पेशली इलेक्शन ख़त्म हुआ है तो हमारे लिए अभी कहीं ना कहीं बहुत से चैलेंजेस है इकोनॉमिक ग्रोथ में। लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हम यंग जनरेशन जो है, जो यूथ है, उनको एम्प्लॉयमेंट दे के स्किल लेबर पे फोकस करके वी कैन बेसिकली इन्हांस आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जो हमारा टारगेट है उसको हम विकसित भारत का वो जल्द से जल्द अचीव कर पाएँ। एंड हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल पॉइंट है वो है कि हमें क्रूशियल बेसिकली आपके अपस्किलिंग पे फोकस करना होगा, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करना पड़ेगा। एआई से जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जो स्किल गैप है उनको कहीं ना कहीं सॉल्व करना होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें हमें बेसिकली कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिल रही है, स्पेशली चाइना और वियतनाम से, तो इस पर हम वर्क कर सकते हैं। जो एक्सपोर्ट है उस पर हम फोकस कर सकते हैं सो दैट वी कैन एनहांस प्रोडक्टिविटी and efficiency. So that is about issues and concern. Now what would be the way forward? So as you can understand from the data कि इकोनॉमी इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टीडली रहा है, बट ग्लोबलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन एट वर्ल्ड लेवल। बट वी हैव बहुत अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। सो टू कीप ग्रोइंग व्हाट इंडिया कैन डू कि इंडिया जो है अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म पे फोकस कर सकता है, अपने यंग जो पॉपुलेशन है, जो वर्कफोर्स है उस पर वर्क कर सकता है। वी नीड टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, डी रेगुलेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि वी नीड टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, डी रेगुलेशन एंड स्किल डेवलपमेंट टू अनलॉक इंडियाज़ ग्रोथ पोटेंशियल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक सर्वे। मुझे होप है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रेस्पॉन्ड यू। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।